हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाने वाली हूं जो आपके बात करने का तरीका इंग्लिश में बिल्कुल बदलेगा। मैं ऐसे और बहुत वीडियोस लाऊंगी जहां सिर्फ एक प्रीपोजिशन, एट, ऑन, इनको यूज करके आप बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे बनाते हैं जो बहुत सारी चीजें बोलने के काम आते हैं। अब देखिए, अगर आप वोकैबुलरी में सिर्फ वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव याद करेंगे तो आप बहुत बार लोगों को ना समझ पाएंगे ना खुद बोल पाएंगे कि ही इज एट अ क्रॉस रोड्स। अब ये जो वर्ड्स मैं लाई हूं ये बातचीत के बहुत काम आएंगे और इनका मतलब तुक्के में समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है ही इज एट स्टेक या ही आई डिड इट एट अ ग्लेंस, एक बार आप इसका मतलब समझ जाएंगे तो बोलना और किसी अगर कोई आपको ये चीज बोल रहा है समझना दोनों ही आसान हो जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि ये बातचीत के वो सारे फ्रेजेस जो एट को यूज करके काम आते हैं आप सीख पाए। मैं हमेशा की तरह मीनिंग इस चीज का और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी ताकि आप इसे यूज कर पाए। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है एट स्टेक। अब जैसा मैंने कहा, ये सुन के अंदाजा नहीं आएगा, एट स्टेक होता है कोई भी चीज दाव पे लगी होना। अब देखिए, कितने बार आप कहते हैं यार मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है, प्लीज मेरी मदद कर दे। तो आप बोलेंगे सी माई रेपुटेशन इज एट स्टेक। तो बस एट स्टेक को बोले और स्टेक से पहले हमेशा एट ही बोलना है। और यहाँ लोग गलती कर देते हैं मैम इन स्टेक, क्योंकि मे, पे, पर करके लोग रटते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो आप दिमाग में बैठा लेंगे कि ये होगा एट स्टेक। तो एक और एग्जांपल, जैसे द कंपनीज फ्यूचर इज एट स्टेक। भाई देखो, कंपनी का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है, कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे पॉलिसीज या प्रोडक्ट में। So the company's future is at stake. तो at stake याद रहेगा, बार बार बोलिएगा और यूज कीजिएगा ताकि at stake एकदम दिमाग में बैठ जाए कि दाव पे लगे होने के लिए हम अगली बार बोलेंगे at stake। अगला at को यूज करके फ्रेज है at a standstill। अब देखिए, बहुत बार हो सकता है आपने ये सुना हो, क्योंकि लोग बोलते हैं कोई चीज बिल्कुल ठहर गई, रुक गई, थमी हुई, उसको आप बोलेंगे at a standstill। जैसे the company's production was at a standstill। जो कंपनी का प्रोडक्शन था, जो चीज वो उत्पाद करती थी, जिस चीज का, वो ठहर गई क्योंकि रॉ मटेरियल, कच्चा माल ही नहीं आ रहा था। The company's production was at a standstill। या the traffic was at a standstill due to accident। कोई एक्सीडेंट हुआ और पूरा ट्रैफिक थम गया, रुक गया। तो एट अ स्टैंड स्टिल को आप ऐसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल और दे देती हूं, जैसे देखिए, द होल टॉक्स came to a standstill after argument। बहस हुई और उसके बाद पूरी बातचीत थम गई, रुक गई। तो स्टॉप की जगह आप क्या बोल सकते हैं, किसी चीज का रुक जाना, ठहर जाना, ठप पड़ जाना इज एट अ स्टैंड स्टिल। क्लियर? ये बहुत जरूरी है और मैं चुन चुन के आप लोगों के लिए लाती हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल या कोई बुक खरीदेंगे तो वहां बहुत सारे होंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बातचीत में इनको कैसे यूज करें या यूज होते हैं भी कि नहीं। नेक्स्ट है एट ऑल कॉस्ट या एट एनी कॉस्ट। या देखिए, दोनों यूज होते हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट भी सही है। अब एट ऑल कॉस्ट होता है, एस सुनने में वो अलग से नहीं पता लगेगा, पर जब आप लिखेंगे तो एट ऑल कॉस्ट या एट एनी कॉस्ट, फिर आप एस नहीं बोलते। तो एस प्रोमिनेंटली नहीं सुनाई देगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब एट ऑल कॉस्ट या एट एनी कॉस्ट सुन के ही पता लग रहा है कि आप जब बोलते हैं भाई मुझे किसी भी कीमत में ये चीज चाहिए या किसी भी कीमत में ये चीज होनी है। अब कीमत में सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। अगर आप कह रहे हैं यार आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई फैमिली एट एनी कॉस्ट, मतलब आप बोल रहे हैं मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं किसी भी कीमत पे। आई एम गोइंग टू बाय दिस एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पे ये चीज खरीदने वाला हूं, भले ही सेविंग्स करनी पड़े, भले ही किसी से उधार लेना पड़े। आई एम गोइंग टू बाय दिस एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट। एक और एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ हो जाए, इंग्लिश बोलना तो मैं किसी भी कीमत पे सीखने ही वाला हूं। ठीक है? तो कोई भी एट एनी कॉस्ट यानी कि किसी भी कीमत पे, चाहे कोई भी रकम चुकानी पड़े, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, पर किसी भी तरह से मैं ये चीज करके रहूंगा, किसी भी हालात में, किसी भी तरह से। तो एट एनी कॉस्ट। एट फॉल्ट, अब देखिए ये वर्ड हो सकता है बहुत इजी लगे, मैम फॉल्ट का मतलब होता है कोई चीज गलती में, कहते हैं फॉल्ट, मिस्टेक जैसा ही फॉल्ट। लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश बोलते समय, इन फॉल्ट, ऑन फॉल्ट, क्या बोले। फॉल्ट से पहले आप हमेशा एट बोलेंगे। तो जब आपको बोलना है कि यार डोंट ब्लेम हर, उसकी गलती नहीं है, प्लीज डोंट ब्लेम हर, शी इज नॉट एट फॉल्ट,
उसकी गलती नहीं है। तो एट फॉल्ट मतलब गलत होना या गलती में होना। तो जैसे इट वाज ड्राइवर, द ड्राइवर वाज एट फॉल्ट, किसकी गलती थी, एक्सीडेंट हुआ तो जो ड्राइवर भैया थे वो गलत थे, तो ही वाज रॉन्ग बोलने की जगह बोल देंगे द ड्राइवर वाज एट फॉल्ट। या एट फॉल्ट को और कैसे यूज करेंगे, आई थिंक पेरेंट्स शुड स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर एट फॉल्ट। जब गलती करते हैं, गलती में होते हैं, गलती के लिए जिम्मेदार होते हैं, व्हेन दे आर एट फॉल्ट दे मस्ट बी स्कोल्डेड। डन। तो एट फॉल्ट। वैसे ही एट अ ग्लेंस, अब देखिए एट अ ग्लेंस बातचीत में बहुत काम आता है। एट अ ग्लेंस का मतलब होता है पहली नजर में। भले ही अब वो कोई ड्रेस हो जो आपको पसंद आ गई हो पहली नजर में, या आप पहली नजर में एकदम देखते ही पहचान गए थे भाई कुछ गड़बड़ है। तो जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज बिल्कुल तुरंत, मैं तो देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रखी है, उसका मूड ऑफ है। तो जैसे आप बोलेंगे आई लव दैट ड्रेस एट अ ग्लेंस, तो एट अ ग्लेंस, ग्लेंस इज नजर, तो पहली नजर में आप कैसे बोलेंगे, एट अ ग्लेंस। या आप मान लीजिए बोलना चाह रहे हैं आई केम टू नो समथिंग वाज रॉन्ग एट अ ग्लेंस, या आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एट अ ग्लेंस, मैं तो एक ही बार में प्रॉब्लम को समझ गया था। ओके, नाउ एट योर कन्वीनियंस, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, CONVNIENCE, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होती है सुविधा, है ना। तो जब आप किसी को बोल रहे हैं एट योर कन्वीनियंस, यानी कि आपकी सुविधा अनुसार। तो अगर आपने किसी को मेल किया है या किसी से हेल्प मांगी है, बोला प्लीज रिप्लाई कर देना, पर आप कहना चाह रहे हैं यार अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंस, अपने सुविधा अनुसार रिप्लाई करना। बहुत बार फॉर्मल मेल्स में भी आप देखेंगे नीचे लिखा होता है प्लीज रिप्लाई टू द मेल एट योर कन्वीनियंस, ऑन योर कन्वीनियंस नहीं करना है, एट योर कन्वीनियंस। या वी कैन मीट एट योर कन्वीनियंस, हम तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे कंफर्ट जोन, तुम्हारे सुविधा अनुसार, जो भी तुमको अच्छा लगे उसके अनुसार मिल सकते हैं। सो he wants to do everything at his convenience, तो याद रखिएगा एट कन्वीनियंस होता है, अब वो भले ही एट हिज कन्वीनियंस हो, एट योर कन्वीनियंस हो, एट आवर कन्वीनियंस हो, प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा, कन्वीनियंस, सो एट योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट वर्ड है एट द मर्सी ऑफ, ये बहुत काम आएगा जब आप किसी को बोलते हैं रहमो करम पर, किसी की दया पर। तो अगर आप बोल रहे हैं विदाउट मनी ही वाज एट द मर्सी ऑफ हिज फ्रेंड्स, पैसों के बिना बेचारे की जॉब चली गई थी, तो किस पे निर्भर था, किसके रहमो करम पे था, किस पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो रखा था, अपने दोस्तों पे। सो विदाउट मनी ही वाज एट द मर्सी ऑफ, मर्सी होती है दया, मर्सी ऑफ हिज फ्रेंड्स। या देखिए द फार्मर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स आर एट द मर्सी ऑफ वेदर या मॉनसून्स। इंडिया में बहुत बार किसान किसके दया पे टिका हुआ होता है, बारिश के, है ना। बहुत बार वो डिपेंड करता है कि यार कम बारिश हो तो अच्छा है, ज्यादा हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कैसे बारिश ने अभी बहुत सारी तबाही मचा रखी है, तो आप बोल रहे हैं अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर एट द मर्सी ऑफ वेदर, वेदर की दया पे चीजें चलती है, हद बारिश हो गई तो फिर सब खराब हो जाता है, कम हो गई तो सूखा पड़ जाता है। सो अ लॉट ऑफ टाइम वी आर ऑल एट द मर्सी ऑफ वेदर। या आई डोंट वांट टू लिव एट द मर्सी ऑफ माय पेरेंट्स, ऑफ कोर्स अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं कमाना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू बी एट द मर्सी ऑफ माय पेरेंट्स, किसी के दया पे, किसी के आप डिपेंडेंट हो तो किसी के रहमो करम पे, जिसका इससे अच्छा हिंदी नहीं आ रहा कि कोई चीज जिस पे आप डिपेंडेंट हो, किसी भी चीज पे निर्भर हो, एट द मर्सी ऑफ बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, आप कहना चाहते हैं कि भाई इसकी दया पर, ठीक है। ओके, एट द सेम टाइम, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, पर बातचीत में काम आएगा। एट द सेम टाइम इज लाइक साथ ही साथ, या ये तो है ही है, इसके साथ ये भी है। अब इसको बातचीत में कैसे यूज करते हैं, देखिए मान लीजिए मैं बोल रही हूँ मेरा रिजल्ट आने वाला था, आई वॉज हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम। तो ऑफकोर्स मैंने मेहनत की थी, मैं बहुत खुश भी थी कि फाइनली रिजल्ट आ रहा है, और ऑफकोर्स थोड़ी सी नर्वस भी थी, सो आई वॉज हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम। या आप बोल सकते हैं I was going to call you at the same time I also thought of texting you, मैं कॉल करने वाली थी, साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा था कि टेक्स्ट कर दूंगी। तो एट द सेम टाइम इज लाइक ये तो है ही है, साथ में ये भी है। सो ऑफ कोर्स इट्स टफ टू बी अ होम मेकर एंड अ वर्किंग वुमन एट द सेम टाइम। एक वर्किंग वुमेन और एक होम मेकर, गृहिणी होना साथ ही साथ बहुत मुश्किल काम है, चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो एट द सेम टाइम इज कोई भी चीज साथ ही साथ में। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। ही इज अनवेल एंड सैड एट द सेम टाइम, एक तो बेचारा दुखी है, साथ ही साथ तबियत भी खराब है, तो सही रहेगा एट द सेम टाइम। अब आगे आते हैं एट अ क्रॉस रोड्स।
अब देखिए ये बहुत बार तब बोला जाता है एट अ क्रॉस रोड, जब आप दुविधा में हो, असमंजस में हो, लाइफ में कोई ऐसा टाइम आए जब आपको डिसीजन लेना हो। जैसे एग्जांपल के साथ बताती हूँ, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ यार उनका रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ चल रहा है, उनको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई शादी करनी है कि नहीं, तो आप बोलेंगे देयर रिलेशनशिप इज एट अ क्रॉस रोड्स, यानी कि अब डिसीजन लेना है, देयर रिलेशनशिप इज एट अ क्रॉस रोड्स, I think it's high time they decide whether they want to separate or get married. ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन आई वॉज एट अ क्रॉस रोड्स वेदर टू डू अ जॉब और परस्यू फर्दर एजुकेशन। तो ग्रेजुएशन के बाद कहाँ थी मैं? एट अ क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड जहां डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में क्या करें, नॉर्मली ये कंपनीज के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, जहां आप एक मेजर डिसीजन लेने के राह में होते हैं कि भाई अब डिसीजन लो, सो यू आर एट अ क्रॉस रोड्स। एक बार आप सुनेंगे आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बच जाएगा। तो अगर कोई बोलता है you know the company is at a crossroads, they need to decide whether they want to launch new product or go with the old one, ठीक है। या आई फेल्ट एट अ क्रॉस रोड्स भी बहुत बार लोग बोलते हैं। आई फेल्ट एट अ क्रॉस रोड्स मतलब यार इतना प्रेशर था डिसीजन लेने का। आई फेल्ट एट अ क्रॉस रोड when they asked me whether you want to pursue your passion or do something for money, तो अपना पैशन फॉलो करना है कि पैसे के लिए कुछ करना है, मुझे डिसीजन लेना था, सो आई वॉज एट अ क्रॉस रोड्स। और लास्ट में आज के वीडियो के लिए 3 बोनस जल्दी जल्दी जो बहुत काम आएंगे, वो है एट टाइम्स, एट वंस और एट रिस्क। बातचीत में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आपने सुना भी होगा। ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ ताकि ऑन टाइम, ऑन वंस, ऑन रिस्क ये सब ना करें। एट टाइम्स होता है कभी कभार, जैसे आप समटाइम्स बोलते हैं, बहुत बार लोग बोल देते हैं एट टाइम्स। ऑफ कोर्स आई डोंट अंडरस्टैंड हिम एट टाइम्स, कभी कभी मुझे वो समझ में ही नहीं आता, तो समटाइम्स बोलने की जगह आप क्या बोल देते हैं? एट टाइम्स। ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट टू पार्टी एट टाइम्स, यार कभी कभी पार्टी करना अच्छी बात है। इट्स डिफिकल्ट, लाइफ फील्स रियली डिफिकल्ट एट टाइम्स, कभी कभी लाइफ बहुत मुश्किल लगती है कभी कभी, ठीक है। तो समटाइम्स की जगह एट टाइम्स। नेक्स्ट इज एट वंस। एट वंस होता है तुरंत, तो जैसे ही टोल्ड मी, ही कॉल्ड मी एंड आई गॉट रेडी एट वंस, एकदम झटपट जल्दी से। तो क्विकली बोलने की जगह आप बोल सकते हैं एट वंस। सो ऑफ कोर्स आई डिड ऑल द प्रिपरेशन एट वंस, मुझे जैसे ही बोला गया मैंने हाथों हाथ झट से सारी तैयारी कर दी। एट वंस ही गॉट रेडी एट वंस, वो तो एक बार में ही तैयार हो गया, यू नो। तो बेसिकली क्विकली, हैंड टू हैंड, ये सब बोलने की जगह आप बोल सकते हैं एट वंस, तुरंत, जल्दी। और लास्ट है एट रिस्क। एट रिस्क इज मोर लाइक एट स्टेक, पर एट रिस्क से ज्यादा आपको दिमाग में एट स्टेक रखना है, काफी सिमिलर है। जैसे आप बोल सकते हैं द पेशेंट्स लाइफ इज एट रिस्क, पेशेंट की जो लाइफ है वो रिस्क में है, सुन के ही पता लग रहा है वो खतरे में है। तो बेसिकली जब आप बोलते हैं यार आई कैन नॉट पुट माई फ्यूचर एट रिस्क, मैं अपने फ्यूचर को रिस्क पे नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकती, तो आप बोलेंगे एट रिस्क। इन रिस्क, ऑन रिस्क नहीं होता, एट रिस्क होता है। तो ये थे आज के कुछ अच्छे वर्ड्स जिनको सुन के आप एट को यूज करके इसे बोल सकते हैं। एट स्टेक, एट अ स्टैंड स्टिल, एट एनी कॉस्ट, at fault, at a glance, at your convenience, at the mercy of, at the same time, at a crossroads, at times, at once or at risk। ऐसे ही और vocabulary जो preposition से बनते हैं, on, in, जिसको हम सिर्फ सोचते हैं मैं पे बोलने के काम आते हैं, लेकिन बातचीत में ये वर्ड्स याद रखिए, कहीं भी गूगल करके या वोकैबुलरी की बुक लाके आप नहीं सीख पाएंगे। जब या तो आप बुक्स पढ़ेंगे या माहौल में लोगों से बात करेंगे, तब ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। बट आई एम श्योर अब आप इन सारों के वर्ड्स जानते हैं। कोशिश कीजिए कि इनको बातचीत में यूज करें, ताकि एट अ क्रॉस रोड, एट स्टेक आपके लिए उतना ही आसान हो जाए जैसे कि बाकी वर्ब्स या एडजेक्टिव। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।